अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले दो अहम अदालती मामलात पर बात होगी। एक तरफ तो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आज तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने केस की समाअत के मौके पर इस्तदा की कि 10 जुलाई के बाद कोई भी अगली समाअत की तारीख देने, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी करने की जो इस्तदा थी उसकी मुखालफत की। ताहम अदालत ने जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसे मंजूर करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना केस जो है वो इसको ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला उसे कलअदम करार दे दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली थी और मामला वापस ट्रायल को भिजवा दिया था। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशा खाना केस में इस दरखास्त पर फैसला करे। तोशा खाना केस का मुस्तकबिल क्या है, क्या ये चेयरमैन पीटीआई के लिए संजीदा थ्रेट है या नहीं, एक तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। दूसरा मामला साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हवाले से है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आज साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट जो केस थी उसमें उस पर तफसीली फैसला बरियत का जारी कर दिया। इस फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं की गई। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। फैसले में कहा गया कि अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है और मुंजमद की गई जायदादें भी बहाल की जाए। और जज ने यह भी फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तरीकाकार नहीं अपनाया गया और जो मरकजी मुल्ज़िमान को रिलीफ दिया गया वही मियां नवाज शरीफ को भी मिलना चाहिए था। ताहयात नाअहली खत्म करने का कानून ऐवानों से मंजूर होने के बाद और आज का ये जो अदालती तहरीरी फैसला जारी हुआ है, इसके बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामला अब क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये वो दोनों अहम मामला हैं जिन पर प्रोग्राम के आगाज में बात होगी। मेरे साथ जहांगीर जदून इस्लामाबाद स्टूडियोज में जो है वो इस बहस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। और अहमद अवैस साहब साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब बाहर कानून, वो मेरे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। अहमद अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो सबसे पहले ये तोशा खाना वाला मामला है, जहांगीर जदून साहब इस पर जो है वो बात का आगाज आप ही से कर लेते हैं। अब ये जो मुखालफत की गई है, आपको लगता है कि इसके अब कोई कानूनी गुंजाइश है इस मामले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सारा कुछ आपने इंटरव्यू में बताया, फैक्ट तो आपने बता दिए। असल में तोशा खाना केस जो है ये बहुत सिंपल केस था। ये इसको 1 महीने 2 महीने से ज़्यादा इसका ट्रायल नहीं होता, लेकिन अभी 7 महीने हो गए हैं। तो जो भी केस जो आप देखें, जो फैक्ट सामने है, जो केस जिसमें जान होती है उसमें पीटीआई जो है वो कोशिश करती है कि मैक्सिमम डिले हो उस केस के अंदर। मतलब वो समझ जाते हैं ना। अब इनके आप देखें, इन्होंने उस जो जिस ट्रायल कोर्ट है, जिस जज, उन पे भी ये इतराज़ किया हुआ है कि आज आप हमारा आज नहीं बल्कि पहले जो तारीखें थी वो सिविल लाइन में डाल लगी जिस दिन चार्ज फ्रेम हो। तो पहले तो ये चार्ज ही नहीं फ्रेम कर रहे थे। तो जिस दिन इमरान खान 8 मई को अरेस्ट हुए तो दूसरे दिन चार्ज फ्रेम हो, वरना ये चार्ज फ्रेम करना बहुत मुश्किल था। चार्ज फ्रेम पे तो उनका सबसे बड़ा एतराज था दौरान गिरफ्तारी जो है वो हुआ। तो क्या दौरान गिरफ्तारी किसी पर चार्ज फ्रेम हो सकता है, इंडाइटमेंट हो सकती है? उस केस में तो गिरफ्तारी नहीं थी ना। अब इस तोशा खाना में तो नहीं थी ना। वो तो उनकी एक्यूज्ड की अवेलेबिलिटी होती है कोर्ट के सामने कि आप जो है वो सामने आ गए। ख्याल है कि अगर उनको चार्ज तो वो डिनाई कर दिया उन्होंने, लेकिन फर्द जुर्म आयद होगी तो आयद हो गई, फर्द जुर्म आयद हो गई। फिर इन्होंने सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। फिर ही हाई कोर्ट में आ गए। अब हाई कोर्ट में कल मतलब ये इतने खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और इनको रिलीफ भी मिला है। उन्होंने कहा जी आप जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड किया कि आप इनको सुन के दोबारा जो है फैसला करें और 7 दिन के अंदर। अब असल बात यह है कि 7 दिन के अंदर फैसला नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जी थोड़ा सा इसके अंदर और अल्तवा हो, फिर कोई 1-2 दफ़ा वकील चेंज कर लेंगे या वकील मतलब बहस इस तरह की होगी। तो ये मतलब इनकी अत्तल इम्कानी कोशिश होगी कि केस थोड़ा सा जितना भी डिले कर सकते हैं करें। अच्छा, जबकि अदालत जो है, आप देखें ना, एक दूसरी तरफ जब आप मियां नवाज शरीफ की आपने बात की है, उनका जब नैब के अंदर ट्रायल हो रहा था तो यकीन करें आप सुबह 9 बजे आते थे, जज साहब कहते थे आप 10:30 बजे आ जाए, 10:30 बजे आते थे कहते आप 2 बजे आ जाए, 8:45 बजे कोर्ट के अंदर मौजूद होना।
इमरान खान तो आज दिन तक किसी कोर्ट में, मुझे एक बता दें जिस कोर्ट में वो 9 बजे या 9:30 बजे उनकी ऑप्शन पे, मतलब आप उनको अदालतें, लेकिन उनकी अदालतें रिलीफ दे रही हैं, वो रिलीफ उनका अगर बनता हो तो अदालतों को देना चाहिए। अब इन्होंने यही आर्डर जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो इस तरह मतलब ये चाहते हैं। अहमद अवैस साहब, आपकी इस पर राय क्या है? क्या कार्रवाई वाकई इस मामले में चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कार्रवाई इस मामले पर आगे बढ़े? मैं नहीं समझता कि ये ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई तो देखें, ट्रायल है, ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती हैं, और सो लॉन्ग एज ट्रायल चल रहा है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है ये कोई एक अचंबा बात नहीं है। जब भी क्रिमिनल ट्रायल होगा तो उसमें ट्रायल शुरू होने से पहले, एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले वो चार्ज फ्रेम किया जाता है और पूछा जाता है कि उस जो भी हो कि वेदर ही प्रूव्स गिल्टी और नॉट, और उसके बाद अगर वो कहेगा कि आई डू नॉट प्रूव गिल्टी तो उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल तरीका है क्रिमिनल ट्रायल का, जो कि आर्टिकल 10A के तहत अगर इसको सही चलाया जाए तो इसी तरह तरीका है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी है कि ये इसके अंदर ये इससे बड़ी ये कुछ इरेगुलरिटी तो आप कह लीजिए इसमें, लेकिन कोई ऐसी बात जहां एम्बेजलमेंट की या मिसअप्रोप्रिएशन वाली कोई बात इस ट्रायल के अंदर नहीं है, तोशा खानी केस के अंदर। इससे ज्यादा अगर आपने देखें इसमें जो ये बाकी जो इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज और दूसरों को जो तोहाइफ से जो लेके मिसअप्रोप्रिएशन इन्होंने जिस तरीके से उसको मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया हुआ है, वो ग्लेरिंग किस्म के हैं, वो नाकाबिले माफी है, ग्लेरिंग है। और ये सिंगल आउट करके इमरान खान के लिए ट्रायल शुरू कर दिया और उनको छड़ा भी नहीं किया। ये डिस्क्रिमिनेशन है। मगर अहमद अवैस साहब, ये तोशाखाना वाला मामला इलेक्शन कमीशन के सामने भी जब गया था तो उनके लिए बड़ा मसला बना और वहां पर इस मामले पे हुई, तो क्या ये वाकई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो है हुकूमत को तो कहना है ओपन एंड शट केस है, तो क्या आपको लगता है ये फौजदारी मामला भी उसी तरफ जा सकता है, ओपन एंड शट केस बन सकता है कि कह दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पर फैसला दे? मेरा ख्याल है कि 7 दिन के अंदर तो फैसला शायद मुमकिन ना होगा। अभी तो उनके जो उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं जिसके मुतालिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनका वो ये वहां जाके आप सारी बात करें, और वो उन सवालात से मुतल्लिका पहले जो है वो 7 दिन के अंदर है। ट्रायल में तो 7 दिन नहीं लगेंगे, ट्रायल में तो उसके टाइम जो है उसके अलग से जो भी होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसके ऊपर जरा होगी और उसका टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन तो सिर्फ इतना है कि ये जितनी बात है नहीं, जिस तरह उछाली जाती है और उसको प्ले अप जिस तरीके से किया जाता है, ये साबित करने के लिए वो एक अलग बात है। जी अच्छा, और दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से आज फैसला आया है, जो प्लॉट अलॉटमेंट केस में उनकी बरियत का फैसला है, जो तहरीरी फैसला तो पहले आ चुका था, आज तो तहरीरी फैसला आया है, उस पर बहुत बात हो रही है कि आपके ख्याल में ये बहुत गैर मामूली फैसला है या गैर मामूली रिलीफ मिला है मियां नवाज शरीफ को? गैर मामूली रिलीफ मिला है। उसकी जो फैसले में जो जुबान इस्तेमाल की गई है, जो उसके कंटेंट्स को अगर पढ़ा जाए, इस अंदाज में ये फैसला लिखा गया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कैरेक्टर को, उनकी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए कि ये 3 साल, भाई 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो उससे इससे क्या ताल्लुक है उसका? जो क्राइम कमिट अगर हुआ है या नहीं हुआ है या उसमें बरी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। यहाँ पे उसकी पॉलिटिकल हैसियत के मुताबिक डिस्कस करना और उनका कहना कि ये गलत बना, उनको ये हुआ फला हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एज यूजुअल जो इनका तरीकेकार रहा है, यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जज साहब ने आउट ऑफ द वे जाके ये अंदाज इख्तियार किया है जो कि नहीं करना चाहिए। जज के फैसले से उसकी जुबान जो इस्तेमाल करे, वो जो लैंग्वेज फैसले के अंदर, उससे ये महसूस होना चाहिए कि वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की तरफ उसके प्रॉपर स्टेप हैं, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि जैसे इम्पार्शियलिटी का तासुर मिलता हो। ये ख्याल रखना चाहिए हर जज को। अच्छा, ठीक है। जहांगीर जदून साहब, इस फैसले में क्या आपको भी लगता है कि इस फैसले के अंदर ये अल्फाज जो है वो नहीं होने चाहिए थे? नहीं, अवैस साहब बड़े अच्छे में हमारे दोस्त हैं। आप देखें, ये इतना बोगस किस्म का केस था
कि LDA का आपको होता है कि जियो के जो अपने मीर साहब थे वो भी इस केस के अंदर रहे, तो ये इतना मतलब है इसके अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी। तो उसने तो देखो जज साहब ने कि ऐसा इंसाफ किया है कि 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप एक ऐसे केस में फंसा रहे हैं जिसकी कोई एविडेंस ही नहीं है। मतलब उन्होंने जिस तरह इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसों में लिखा है जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लोगों के जितने राइट्स है आप पढ़े ख्वाजा साद वाली जो जजमेंट है उसके अंदर क्या कुछ जी, और शहबाज शरीफ की जमानत वाला केस है, देखिए आप उसके अंदर उन्होंने डिटेल जी बड़ा क्रिटिसिज्म है जी कि नैब किस तरह पॉलिटिकल मैन्योवरिंग करती है, बंदों को किस तरह अरेस्ट किया जाता है। तो ये तो अब जज साहब की अपनी स्वाबदीद है, उसमें कोई गलत बात उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने सही कहा जी कि 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ ये बोगस केस में कोई एविडेंस ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा गैर मामूली है कि वो अदालत के सामने भी नहीं गया, लेकिन इसके उन्होंने कहा उनका जो दे दिया गया प्रोक्लेमेशन थी वो भी गलत थी। देखे ना, एक बंदा बाहर जाता है, प्रोक्लेमेशन मतलब एक अवॉइड करता है, एक बंदा है ही बाहर है, और मेडिकल ग्राउंड में इस्लाम अपना लोअर हाई कोर्ट ने उनको इजाजत दी हुई है और उन्होंने कहा था आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने कह दिया जी कि इनकी प्रोक्लेमेशन जो है वो गलत हुई है, वो तो उसका प्रोसेस ही नहीं अडॉप्ट किया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो प्रोसेस ही गलत करार दे दिया गया तो वो फिर इश्तिहारी हैं या नहीं है, ये मामला जो है वो खत्म हो जाता है। देखो उन्होंने प्रोसेस भी अभी किया हुआ है, अभी ये जो PTI ने आज जो तोशा खाना में किया है, ये अभी वैस साहब ने खुद कहा जी प्रोसेस पे बहस हो रही है कि मेंटेनेबल है या किसने फाइल किया है आगे कंप्लेंट। तो इन चीजों पर उन्होंने कहा जी ये इसका जो प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस था ये गलत था। उन्होंने तो बड़े फेयर कमेंट्स देखे और उनको लिखने चाहिए थे कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाया गया था। किसी जज को आप रोक तो नहीं सकते अगर उसके डिसीजन दे दी कि ये किस बुनियाद पे केस बनाया, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द फाउंडेशन ऑफ दिस केस। राइट, अहमद अवैस साहब आप एग्री करते हैं प्रोसीजरल इशू है जिसकी बुनियाद पर जो है वो अदालत में पेश हुए बगैर उनको ये रिलीफ मिल गया है? देखिए ना, अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में रिलीफ ना मिला हो तो उनका तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस अंदाज में यहां से बाहर गए थे और वहां पर बाहर क्या इनका इलाज हो रहा है, कौन सी हॉस्पिटल में है, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पूरी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो दुबई भी आके बैठे हुए हैं, वो वहां भी जा रहे हैं, उससे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते रहे हैं। तो ये बीमारी तो बड़ी अचंभा किस्म की बीमारी है, अल्लाह करे कि वो सेहतमंद रहे हमेशा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ से वो एक अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी और यहाँ से वो चले गए, तो ये दे बीन प्लेइंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट। वो एक अलग सिचुएशन है कि अब वो उन्होंने इन सारी चीजों को इग्नोर करके अगर ये बात करें तो वो अलग बात है। लेकिन जो वाकयात हुए हैं, एब्सकॉन्डर किन कंडीशन में डिक्लेयर हुआ है, और वो नैब की दूसरी कोर्ट में जहां इनकी अपील ये जो फॉरेन प्रॉपर्टी के मुतालिक है वो पेंडिंग है, वहां पर भी उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर वहां जाके उन्होंने वो कोई रिक्वायरमेंट जो थी वहां से मेडिकल के इनको रिकॉर्ड भेजने की हॉस्पिटल है वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो ये तो एक पूरे सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये मामला चल रहे हैं। अच्छा, राइट। मैं जहांगीर साहब जो है वो आप कह रहे हैं कि मामला जो प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया नहीं, अभी इन्होंने कहा है तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी मौजूद है कि आप जी जाएं डॉक्टरों से और मेडिकल पीरियडिकल, अभी उनका एक प्रोसीजर जो है वो कहते हैं वो बाकी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी मुल्क के बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, वो मतलब है ऐसा कोई उनको नहीं है कि वो अपना मूवमेंट ही नहीं कर सकते, उनका फंडामेंटल राइट है जहाँ भी जाना चाहे जाएं। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कहा था पीरियडिकली जमा कराएं, वो कराते रहे हैं। और इसमें तो देखें केस के अंदर कोई ऐसी जान ही नहीं है, ऐसे ऐसे केस बनाए गए, अब सारी हिस्ट्री आपके सामने खुल गई है ना। अब आप देखें कल से आप मीडिया के अंदर देखें ना, इनके अपने अहमद खान साहब जो PTI के वकील उन्होंने क्या कहा केसों के बारे में। तो इस तरह अहमद खान साहब आपके जाहिर बात है कोलीग भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी फेयर कमेंट्स की। लेट मी जी चले मैं जरा अहमद अवैस साहब से जरा पूछ लेते हैं, ये पानामा के हवाले से क्या जो उनकी राय है वो आप उसको दुरुस्त समझते हैं कि आमिर खान साहब ने जो है वो ठीक कहा है उस केस के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल, ये उनकी अपनी ओपिनियन है और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने दोनों इंस्टीट्यूशंस को मुलव्वस किया है और दोनों के ऊपर बैक वक्त उन्होंने आर्म फोर्सेस के ऊपर भी और साथ ही साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट दोनों के इंटेग्रिटी के ऊपर बड़े सख्त डाउट वाली बात की है। और ये मैं समझता हूँ ये नामुनासिब है ये, क्योंकि देखिए ना उन्होंने कहा कि जी ये तो सारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा प्लान किया था और उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ एक वहां से एक रिक्वायरमेंट पूरी की गई और उनसे फैसला करवाया गया। ये एक अब उनका सोच का अंदाज है, ये उनका अपना हक है कि वो इस किस्म की बात करें,
लेकिन पब्लिकली जिस अंदाज में उन्होंने ये बात की है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, रीजनिंग जो है वो मेरे ख्याल में वो देने से कासिर है। ये एक प्रिजम्पशन है। आपकी राय इसके ऊपर क्या है? उन्होंने ये बात की आपके सर अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है उस जजमेंट के ऊपर, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए मैं तो ये समझता हूं, देखिए पहली बात तो ये है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि वहां पे लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वक्त इनकी ओन्ड प्रॉपर्टी है। ये हकीकत नहीं है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी उस वक्त इनकी औलाद जो है, इनके बेटे और इनकी बेटी, और उनकी एज क्या थी, वो इस हैसियत में थे कि वो अपने फंड से या अपनी अर्निंग से को प्रॉपर्टी बनाते। ये सारी बातें मौजूद है। और इसके साथ साथ जो जस्टिस गुलजार साहब का और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जो फैसला है, उन्होंने तो बड़ी डिटेल से इसके ऊपर सारी जो है वो रोशनी डाली है, और इन सारी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। बाद में वो अगर वो उकामा की बात की है बाकी जज साहबान ने, वो अपनी जगह, लेकिन ये फैसला जो है वो ये ऑब्जर्वेशन जो है और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अपनी जगह इट रिमेन्स देयर। जब तक ये प्रॉपर्टी जो है इस कुर्रा से हटा नहीं जाती, गायब नहीं हो जाती, सामने मौजूद है, तो ये स्टिग्मा उनके माथे के ऊपर लगा रहेगा हमेशा। तो मैं समझता हूं कि इस लिहाज से ठीक है, ये कहना कि वो हामद जी 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 तो मैं अच्छा चलो मैं जरा जहांगीर जदून साहब आप जी अच्छा जी जी कर लीजिए बात पूरी सर, आप कीजिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बातें जो हैं ये हामिद खान साहब ने जब ये बात की है तो उन्होंने इस एस्पेक्ट को तो गौर नहीं किया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने केस बनाया और उसके बाद वो हाई सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवा लिया गया, यानी इट वाज प्रोक्योर्ड मैनोवर्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर ये केस बने थे, क्या वो मौजूद हैं या नहीं है, या उनके ओनरशिप पे है या नहीं है, और उसकी वो अकॉर्डिंगली ये उनके एसेट्स से ली गई थी। ठीक है जहांगीर साहब, ये देखें अब जो बंदा प्रिंसिपल पे स्टैंड करने वाला वो जो फेयर एक एनालिसिस करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हालांकि वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं और वो मानते भी हैं, लेकिन वो बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े प्रिंसिपल पे स्टैंड करने वाले हैं, और मैं कहता हूं कि उन्होंने जो बात की है वो बड़ी प्रिंसिपली और मेरिट पे बात की है। ये मतलब उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है। एक पब्लिक के लिए एक वकील का इतना बोल्ड बात करना, और वो आज नहीं, वो हमेशा प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं। लेट मी, जो उनका ड्यू है या उनका जो रिस्पेक्ट है, जो उनका फेयरनेस है, वो देना चाहिए। जरा बात बताइएगा, आपके ख्याल में इस पे आपकी कानूनी राय क्या है? क्या मियां साहब की वापसी की अब तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं? मियां साहब अब जब चाहें वापस आ सकते हैं? ये पहले मैं उसको क्लियर कर देखें, इनमें अहमद खान ने नहीं कहा, आज से पहले शौकत सिद्दीकी साहब के आप देखें स्पीच सुने, उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील अभी जो है वो चल रही है, उन्होंने अपील के अंदर सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हुई हैं कि उन्होंने ये कहा जी आप हमारे पास कौन से बंदे आए, क्या उसका नाम लिया बकायदा कि उन्होंने कहा जी हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सारे पोलिटिकली मोटिवेटेड केस थे, और कहाँ पे पनामा, कहाँ पे अकामा, जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया जाके। ये बिल्कुल अब आप जो आपने बात की, दूसरी आपका सवाल ये है वापसी से वाले देखें, जो 62(1)(f की अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरप्रिटेशन की है फैसलवाड़ा वाले केस में, उन्होंने कहा जी ये 63(1) HKSC का केस बनता है और उसमें 5 साल सजा है। अभी तो एक्ट बन गया है कि 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन है, अब उनके आने में कोई रुकावट नहीं है, जिस वक्त चाहे वो आ सकते हैं। अभी वो कोई, लेकिन वो वापस आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या वो दोबारा अरेस्ट होंगे? नहीं, वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेंगे। प्रोटेक्टिव बेल लेके उनकी अपील जो है, उनका ये ऑर्डर हुआ है कि जब वो वापस आएंगे तो वो जब अपील जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी, तो फिर उस अपील के अंदर मेरिट के अंदर फैसला होगा। उसी केस के अंदर ना देखें ना, 2 जो है कैप्टन सफ्तर और इमाम बीबी को ऑनरेबल वो कुटल हुई है, और नैब उसके आगे अपील में नहीं गया। किस तरह कोई चीज़ आप ये कहते हैं जी प्रॉपर्टी लंदन में मौजूद है, ये है वो है। देखें ना, एक कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक हम तो ये तबसरा नहीं कर सकते कि जजमेंट को चैलेंज करते, अब वैसा तो नहीं चैलेंज कर सकते। ज़ाहिर है नैब वाले अगर उन पर होता है कि इस केस में जाना है, वो चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने तो ये इंडोर्स कर दिए थे कि जजमेंट ठीक है, जब उनकी पहले सजा जो है सस्पेंड की दी थी, तो जस्टिस रमजुल्लाह का आप जजमेंट पढ़े, 45 सफ़े की उन्होंने डिटेल जो है बेल के अंदर जजमेंट दिए। उन्होंने जब नैब वालों से पूछा कि आपने किस तरह असेसमेंट की, इनकम इनकी कहाँ, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। उन्होंने कहा ये चार्ट किसने बनाया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं आई। उन्होंने कहा तो उसके बाद केस के अंदर क्या रहता है,
आप जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने एक चार्ट बनाया है इनकम, उन्होंने कहा ये इनकी इनकम कितनी थी उस वक्त, वो कहता है जी मुझे नहीं पता। उसने कहा फिर आपने केस किस तरह बनाया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। ठीक, अब आपको भी लगता है कि मियां साहब की अब वापसी में शायद एक प्रोटेक्टिव बेल ही है जो वाहिद रुकावट है अभी इस वक्त, अगर वो वापस आना चाहें? मेरा जहां तक अपना ख्याल है कि मियां साहब अभी वापस नहीं आएंगे जब तक कि यहाँ पे ये जो इस वक्त प्रेसिपिटेटेड जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये बदल नहीं जाती, जब तक यहाँ पे कोई इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की कोई सूरत नहीं निकल आती और बिल्कुल सेफ हालात एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएंगे, तो उस वक्त मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पांव रखेंगे, क्योंकि उनको अपने अंदर तो गिल्ट मौजूद है ना कि जो उन्होंने कुछ किया हुआ है पता है, उन्हें पता है कि यहाँ आ जाएंगे तो पता नहीं किस बात के ऊपर फिर ये मामला खुल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये जानते हैं वो भी। इसी वजह से वो सेफ गेम खेलेंगे। वो जब तक के यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो जाएगी उनके मतलब की वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, मेरा अपना ख्याल है। मैं ये माई एस्टिमेट। लेकिन कानूनी तौर पर आपकी राय क्या है? अब अगर आप जो है वो कानूनी तौर पर क्या उनके लिए कोई रुकावट है अभी इस वक्त या नहीं? असूलन तो देखिए जो उनको सजा हुई है वो क्योंकि जब 10 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो एक एक्सेप्शनल क्लॉज में आ जाती है और ट्रायल के दौरान ऐसे शख्स को जो है वो बेल पे रिहा नहीं करते जब तक कि उसका फैसला ना हो। जब लेसर पनिशमेंट का केस होता है तो वो नॉर्मली उसमें बेल हो जाती है और वो केस चलता रहता है। अब इसलिए वो यहाँ आएंगे, वो कोर्ट ने उनको एब्सकॉन्डर बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए उनका अरेस्ट होना असूलन जो कानूनी हैसियत है उसको सामने रखा जाए तो वो इंतहाई एमिनेंट है, जरूरी है कि ऐसा होगा। अब आगे यहाँ पे हमारे जो निज़ाम जो है अदालत का उसके मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज होते हैं, वो अपनी जगह है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अहमद हमारे साथ मौजूद है, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ तो मियां साहब के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान के जो केसेस हैं वो उसमें उनके लिए मुश्किलात भी आ रही है। बहरहाल ये कानूनी मामला हैं, इन पर तो हमने बात की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम किया है। 12 जुलाई को IMF की बोर्ड मीटिंग है, इंशाल्लाह मुआहिदा हो जाएगा। और ये मुआहिदा इसलिए जरूरी था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे लोग डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि मुश्किल हालात में अरबों डॉलर फराहम करने पर वो दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सऊदी अरब और UAE से 3 अरब डॉलर जो है वो लेकर दिए और सब ने मुत्तहिद होकर अगर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा ना किया तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी। क्या IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा? IMF और फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जो हमें पैसा दे रहे हैं उनके शराइत क्या हैं और क्या मुआशी पॉलिसियों का तसलसल इंतखाबात के बाद भी जारी रहेगा? इस मामले पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं इशफाक तौला साहब, स्टेट मिनिस्टर। इशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया आपका। इशफाक तौला साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो शराइत है इन पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, ऑपोजिशन की तनकीद भी है कि आपके लिए जो शराइत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं जो IMF की हैं, और ये जो दोस्त ममालिक से जो पैसा लिया है ये किन शराइत के ऊपर लिया है, तो क्या सर वाकई ये इस तनकीद का कोई जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रहमान साहब, आप माशाल्लाह इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से मुझसे जानते हैं कि ओपोजिशन कभी भी ये बात नहीं कहेगी कि ये डील बहुत अच्छी है, चाहे कोई भी ओपोजिशन में हो। और ये तो एक फितरी अमल है, तो उसमें इस बात पे तो मैं इससे कतई नजर का ओपोजिशन क्या कहती है और उनका ये हक है, जायज हक है कि वो उसमें तनकीद करें और करना भी चाहिए उनको। मगर देखें डील क्या है, डील ये थी कि जो चीजें पहले कंडीशन हुई थी IMF एग्रीमेंट, आपको पता है ये 2018 से ये डील चल रही थी आपकी, और 19 में जाके जब हफीज शेख साहब आए तो ये डील कहीं जाके ठहरी। जब ये डील बनी और डील बनने के बाद आपने देखा होगा जब इसका फर्स्ट रिव्यू डील था तो कोविड आ गया,
और कोविड आने के फौरन बाद आपने देखा होगा हमें रैपिड फाइनेंसिंग आई थी और ये प्रोग्राम एक सस्पेंशन का शिकार। ठीक। जब ये सस्पेंशन में था, इसके बाद आपने देखा होगा जब दोबारा रिव्यू ड्यू हुआ और जिस तरीके से मोरेटोरियम हुआ और पीटीआई की हुकूमत को जिस तरीके से फवायद मिले और जिस तरीके से उन्होंने मोरेटोरियम के बाद और ये सारी चीजें देखी, तो उस वक्त तो बड़ी आसानी थी दुनिया में और हर कोई आपको बड़े अच्छे नजर से देख रहा था। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी दुनिया में, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई लॉबीज नहीं थी, दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल ग्राउंड पे हुई थी, 0/0 थी, रिसेशन ट्रिगर कर रहा था। तो उस वक्त कोई किसी से पूछ नहीं रहा था और आपको एडवांटेज पे एडवांटेज मिल रहा है। देयर आफ्टर जब आपने देखा होगा कि हफीज शेख साहब चले गए और शौकत तरीन साहब आए, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पीटीआई ने कहा कि हम उस एग्रीमेंट की शरायत को नहीं मान, और जब उन्होंने नहीं मानने का कहा तो आईएमएफ ने भी बैक ट्रैक किया। आपको ये याद होगा कि जब हफीज शेख साहब जा रहे थे, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट की कंडीशन रिव्यू के बाद तय की थी और एमईएफटी बन रहा था, जिसके बाद जब चेंज हुआ तो वो एमईएफटी भी चेंज हो गया और शौकत तरीन साहब आए और पाकिस्तान आईएमएफ से दूर हो गया और प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। उस वक्त उन्होंने $8 बिलियन का कहा था कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, जो कि सिर्फ 3 महीने में आपने देखा होगा इससे ज्यादा कहीं हो गया। तो साल का कहीं 8 बिलियन टारगेट था और 3 या 4 महीनों में वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया था। देन पीटीआई गवर्नमेंट अगेन वेंट टू आईएमएफ कि जी आप विगल अस आउट। जब विगल आउट कराने के लिए गए थे तो उन्होंने अपनी कंडीशनें रखी थी और उन कंडीशनों में सबसे बड़ी कंडीशन थी कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको आप 150 अरब रुपए डालेंगे और काफी सेल्स टैक्स की जो छूट या एग्जाम्पशन थी उन्होंने कहा ये खत्म कर। अच्छा, ये आपको याद हो टैरिफ की रिवीजन और उसमें आपका ये भी था अपना पेट्रोलियम लेवी, ये सारी चीजें मौजूद थी। आपसे ज्यादा कौन जानता। और आपने जब मिनी बजट भी दिया 16 जनवरी को, मिनी बजट पास होने के बाद आपने पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ाई, लेवी बढ़ाने की कोशिश की और अचानक से कोई पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद 28 फरवरी को आपने और वहां से लेके जो आज तक आपका मिस्ट्रस्ट आईएमएफ के हवाले से हुआ है, मेरा ख्याल है इसकी कोई नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं। और वही कंडीशन पे आप अगर आज भी एनईएफटी उठा के देख लेंगे तो वही कंडीशन है जो मिसट्रस्ट की वजह से उन्होंने रेस की थी उस वक्त, जो हमने एग्री की थी वो आज भी उसी को। आप ये कह रहे हैं कि ये शराइत वही है जिन पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया था। सर देखे ना, मैं आपको कंडीशनें गिनवा देता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने थे, उस वक्त भी कहा था। उन्होंने कहा था पर्सनल इनकम टैक्स लगाना है, आज भी लगाया। उन्होंने कहा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पेट्रोलियम लेवी आप बढ़ाएंगे, आपने आज भी बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा था टैरिफ रिवीजन पावर के होंगे, आपने आज भी कर दिए। ठीक है, और कौन सी ऐसी कंडीशन थी आप मुझे बताएं। ठीक है, लेकिन इशफाकुल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि ये तसलसल कैसे हो सकेगा जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अब इलेक्शन भी आने वाले हैं और फिर उसके बाद एक हुकूमत भी आना है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके बाद हुकूमत भी आना है। तो क्या आईएमएफ को गारंटी दी गई है कि इस दफा जो मुआहदा है ये कंटिन्यू रहेगा या पाकिस्तान की जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो केयर टेकर हो, अगली हुकूमत हो, वो इसको इन शराइत को कंटिन्यू करेगी? देखिए, आपने आईएमएफ का प्रोग्राम अगर पढ़ा होगा तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और स्टैंड बाय अरेंजमेंट में आपने देखा होगा 9 मंथ पे, और उन 9 मंथ की गारंटी जैसे आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस एग्रीमेंट विच इज 9 मंथ देयर विल बी नो न्यू एमिनेशन। जो टैक्स मेजर्स लेने थे आपने अभी तक ले लिए, जो भी इन्होंने कहे थे रिफॉर्म्स आपने कर लिए, सिवाय आपकी जो टैरिफ का है वो भी मेरा ख्याल है कुछ दिनों में हो जाएगा, आई थिंक मे बी बिफोर और आफ्टर द एग्रीमेंट। तो ये सब चीजें तो ये तसलसल हमने दे दिया है। अब जब ये गवर्नमेंट जाएगी और जो केयर टेकर सेटअप आएगा, केयर टेकर सेटअप के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो आप देख लें, अगर आज फर्ज करें 12 जुलाई से अगर ये प्रोग्राम शुरू होता है या 15 जुलाई से शुरू होता है, तो 15 जुलाई से 9 महीने आप 15 अप्रैल पे, तो 15 अप्रैल से पहले नई हुकूमत के पास जो भी आएगी इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं या वर्ष कम वर्ष नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो दिसंबर तक डिसाइड हो जाएगा और 4.5 मंथ इनके पास होंगे कि नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर लें। और ये जो बैरूनी कर्जों के हवाले से बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, दिसंबर जो 2023 के आखिर की भी बात की जा रही है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब चीन के खास तौर पर जो चीनी कर्जे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो शुक्रिया अदा किया कि चीन ने हमें डिफॉल्ट से बचाया। तो जो ये कर्जे हैं, क्या इनकी कोई रीस्ट्रक्चरिंग की कोई बात चल रही है किसी भी मुल्क से, स्पेसिफिकली चाइना के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है सॉवरेन डेट जब भी होता है ना,
तो ये आज को पहली बात नहीं है कि पाकिस्तान के 25 अरब डॉलर होंगे जो कि रीपे कर। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, असल में देखें हमारे पास जो हमारे जितने भी मीशतदान हैं या जो भी एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने आज तक एक ही राग अलापा होता है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा पैसे डॉलर। देखिए मैं बीइंग एक अपना तालिब इल्म की हैसियत से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए सॉल्वेंसी एक जुड़ी हुई चीज है इससे कि आपके पास आज सिर्फ आप कैश ट्रैप है, आपकी सिर्फ कैश ट्रैपिंग है, आप अभी इंस्टॉलमेंट नहीं हुए, आपके पास इतनी एसेट बैकिंग है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ टाइमिंग। तो मैं ये समझता हूँ जो बात जो भी कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो हमें सोचना पड़ेगा, और ये रीप्रोफाइलिंग दुनिया में होती है, अभी श्रीलंका ने करवाई। और देखिए यहाँ तो कुछ तो ऐसे भी माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं जो अपने इनके भी कोई ब्रोकरेज हाउस के काम चल रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ ठेका हमें भी मिल जाए, उनसे तो कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। जो आप जब हम जाते हैं ना G2G तो गवर्नमेंट लेवल पे ही ये अगर रीप्रोफाइलिंग होनी है तो होनी है, और मेरा ख्याल है कोई इतना डर नहीं है, पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से बदल। अच्छा ठीक है। और लास्टली मुझे बताइएगा बहुत सारे पुराने साबिका हुकूमत में ऐसे मुआहदे किए गए थे जिन पर शायद अमल दरामद उस तरह से नहीं हो सका, बहुत बायलैटरल इश्यूज थे, जिस तरह से सऊदी अरब के साथ हमारी एक इन्वेस्टमेंट का मुआहदे थे। तो क्या इन मंसूबों पर भी जो है वो इनको दोबारा से रिवाइव करने का कोई प्रोग्राम है, या वो आप अभी आने वाली हुकूमत के ऊपर जो है वो छोड़ें? ये काम तो बहुत हो सकते हैं, ये आपको भी पता है, रेड टेपिज्म होती है हमारी। और आपको पिछला भी जो सऊदीया का मुआहदा पता होगा कि जब सऊदीया हमारे पास आए थे मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने काफी चीजें हमें डिश आउट की थी कि रिफाइनरी लगेगी, ये लगेगा, बट आपको पता है इसके बाद जिस तरीके से हमारे रिलेशनशिप हो गए, क्योंकि वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक लॉबी बनाने की कोशिश की थी, पैरेलल लॉबी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और जो जिस तरीके से बुरे तरीके से वो फेल हुई थी, उसने हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात को काफी कारी जर्ब लगाई, और उस जर्ब की वजह से आज तक उसका खुमियादा हम भुगत रहे। उनको भी कॉन्फिडेंस देना, जैसे IMF का जो एक मिसट्रस्ट हुआ था ना, हमारे दोस्तों का भी एक बड़ा मिसट्रस्ट, और उनको अभी भी ये शायद लग रहा होगा कि यार इलेक्शन होने के बाद कौन आता है हमें क्या हमें वही सिचुएशन तो नजर नहीं आएगी जो पहले हुई थी हमारे साथ, तो वो भी बड़े फिक्रमंद होंगे। मगर मैं ये समझता हूँ जितनी कॉन्फिडेंस हमारे मुसल्लह फौज के सरबराह ने जो दी है, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे कप्तान भी है टीम के, या इसहाक डार साहब ने और उनकी टीम ने दी है, मैं समझता हूँ कि इस मरतबा पहली मरतबा ये है कि इतनी प्रैक्टिकल काउंसिल बनी है और जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद है, बिकॉज कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपने देखा होगा पावर डिवॉल्व हो, और तमाम सूबों के अपने अपने लॉज हैं, उन लॉज के हिसाब से वहाँ बॉटलनेक क्रिएट होता है। तो ये काउंसिल बनना, इसकी एग्जीक्यूशन कराना, इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनना, एपेक्स बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये सारे बनना, इस बात की गमाजी करते हैं कि दिस टाइम द मैटर इज वेरी सीरियस, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये पाकिस्तान के लिए किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, किसी हुकूमत के लिए नहीं है, एक पार्टी के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई भी अच्छा रोड मैप दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए होगा, और आइंदा आने वाली हुकूमत चाहे कोई भी है उसको तरजीहात को फौकियत दे। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब आपके वक्त का। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पर सियासी मामलात और ख़ास तौर पर जो इंतखाब है वहाँ पर वो क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या गिलगित बल्तिस्तान भी PTI के हाथ से निकल रहा है, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जाली डिग्री केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया था। अब उनकी नाअहली के साथ ही ऐसा लग रहा है कि PTI अब मुल्क भर में इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर होने जा रही है। और आज तो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने नए वजीर आला के इंतखाब के लिए जो शेड्यूल था उसकी मंजूरी भी दे दी है। 13 जुलाई को अब ये इंतखाब होगा। मेरे साथ मौजूद हैं शबीर मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोजनामा ट्रिब्यून से वाबस्ता है। शबीर मीर साहब बहुत शुक्रिया। शबीर मीर साहब ये बताइएगा कि क्या वाकई ऐसे लग रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान भी अब तहरीक इंसाफ के वजीर आला से महरूम हो जाएगा, या ये भी तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहा है? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये जो चीफ मिनिस्टर थे खालिद, ये लाइट चली गई, तो जो खालिद खुर्शीद थे चीफ मिनिस्टर, ये तो आप फारिग हो गए, यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं।
डिग्री केस में। उसके बाद अब यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने का जो अमल है वो सिलसिला शुरू हो गया है। आज ही बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने जो वजीर खजाना थे उस गवर्नमेंट में, जावेद मनवा, उन्होंने यानी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा ये पुरतशद्दुद सियासत से मैं किनारा कशी इख्तियार करता हूँ, तो हम ख्याल ग्रुप को वो लीड करते हैं। अब लगता है यही है कि आगे जाके पीटीआई की हुकूमत तो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आता कौन है इसके लिए अभी से जो पत्ते लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, तो 13 तारीख को पता चलेगा कि कौन नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो क्या ये नंबर गेम आपको लगता है अब नंबर गेम तहरीक इंसाफ के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है, ये जो नाराज अरकान सामने आए हैं उसके बाद? जी बिल्कुल, असल में इस तरह हुआ था कि कल जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान ने मिलकर एक कोशिश की थी, उसमें लीगल फ्लॉस थे। उन्होंने ये कोशिश की थी कि इमीडिएटली जाके सुबह सुबह असेंबली की इजलास उन्होंने कन्वीन किया, चूंकि स्पीकर इनका पीटीआई का था। तमाम जो कारकुनान थे इनको मिला के उन्होंने कोशिश की कि अपना वज़ीर आला यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेके आए, लेकिन उसमें लीगल फ्लॉस था। तो अपोजिशन की तरफ से एक मेंबर ने जाके कोर्ट में अपील किया। उन्होंने कहा हमें मुनासिब टाइम ही नहीं मिला है, तो हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। वो जो मेंबर जिन्होंने पिटीशन की थी वो इस्लामाबाद में बीमार थे, तो कोर्ट ने उनको बुला के कहा कि भाई इसके अंदर तो ये 1-2 दिन का जो मैंडेटरी वक्फा है वो आपने क्यों नहीं दिया, लोगों को आपने तैयारी का क्यों मौका नहीं दिया। तो ये इस तरह के आर्गुमेंट्स थे। फिर कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। अब 13 को नेक्स्ट जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होगा, ये 13 को होगा। अच्छा, और ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर उम्मीदवार कौन लग रहा है? क्या पीपल्स पार्टी से हो सकता है, मुस्लिम लीग नून से हो सकता है, या फिर तहरीक इंसाफ के जो नाराज अरकान है उनमें से ही किसी के सामने आने का इम्कान है? ये तीनों ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सदर भी हैं वो अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन उनका नाम है, वो ज्यादा स्टैंड आउट कर गए हैं गुज़िश्ता काफी अरसे से। ये जो कोर्ट केस था, चूंकि बीइंग अ लॉयर उन्होंने खुद लीड किया और खालिद खुर्शीद को कन्विक्ट कराने में, आउट कराने में, डिस्क्वालीफाई करवाने में उनका लीडिंग रोल था। वो बड़ी काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर हैं। उस तरह जो अब डिस्करेंटल मेंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, जैसे मैंने जावेद मनवा का नाम लिया, ये भी इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं। हम ख्याल ग्रुप इन्होंने बनाया, इनके साथ भी लोग हैं। और इसी तरह नून लीग की भी अपनी कोशिशें हैं, और बज़ाहिर ये कहीं ना कहीं नून लीग वाला मेंबर फिट होता हुआ नजर आता है। यहाँ लोकल डायनामिक्स के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। असल में वो भी अगर मिला लें, नून लीग के लिए भी थोड़ा एज निकल आता है जी। वो कुछ सेक्टेरियन कैलकुलेशंस भी करते हैं बात। बहुत शुक्रिया शबीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ।